सर वो फंक्शंस बाकी था सर. हाँ, we'll jump to the second topic and that is functions. ठीक है? Yes sir. Yes, Our sir. next topic, Yes, sir. functions. The one of the another important topic of your syllabus. Okay, one of the very important topic. Okay, of your syllabus. देखो, अगर मैं आप लोगों को कुछ प्रोग्राम देता हूँ, ओके, सपोज 4 प्रोग्राम्स दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू n फैक्टोरियल. प्रोबेबली आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया भी है. 1 factorial plus 3 factorial plus 5 factorial plus dot 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 up to n factorial. 2 factorial plus 4 factorial plus 6 factorial plus dot dot dot. 1 factorial minus 2 factorial plus 3 factorial plus minus 4 factorial plus dot dot dot. अगर मैं इस तरह से प्रोग्राम देता हूँ आपको, प्रोबेबली आप लोग सभी के सभी प्रोग्राम बना सकते हो. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एसओपी एंटर द वैल्यू ऑफ n फर्स्ट प्रोग्राम के लिए sum is equal to 0, after that for I is equal to 1, I is less than equal to n I plus plus. सिंस जो है 1 से लेके n तक जाना है, इसलिए अब हर जो है इक्वेशन में मुझे जो I की वैल्यू है उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. बराबर है ना? Yes, sir. So Yes, जो I की वैल्यू Yes, उसका sir. फैक्टोरियल. So what I do is fact is equal to 1 for j is equal to 1, j is less than equal to I क्यों? क्योंकि I का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है j plus plus and then fact is equal to fact into j. So this is it. तो ये जो कोड है, ओके, ये जो बॉक्स है और फिर sum is equal to sum plus fact. So ये जो बॉक्स है ये क्या कर रहा है? फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है. बराबर है क्या? I का फैक्टोरियल. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ये फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है. अगर मैं सेकंड प्रोग्राम में के लिए जाता हूँ तो फाइंड की लगभग पूरा कोड सेम है, सिवाय ये एक कंडीशन के. प्रोबेबली यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी I is equal to I plus 2. ओके, I is equal to I plus 2. बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. थर्ड प्रोग्राम के लिए अगेन कैन आई से ये एक कंडीशन बदल जाएगी, दिस विल बिकम I I. equals to 2. बाकी लगभग पूरा कोड सेम. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी, गर्ल्स? Yes, sir. Yes, sir. सो अब मुझे हर प्रोग्राम में ये फैक्टोरियल का लॉजिक बार बार लिखना पड़ रहा है. काश ऐसा होता कि मैं ये बॉक्स जो है किसी एक जगह पे लिख देता और इसको मैं फैक्ट करके नाम दे देता, ओके, या फिर फैक्टोरियल करके नाम दे देता, ओके, फैक्टोरियल, और जिस चीज का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो वेरिएबल इसमें पास करके एज अ पैरामीटर. तो इन दैट केस मुझे ये कोड हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. आई वुड हैव रिटन फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ I. सो ये I की वैल्यू n में चली गई. ये कोड n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न करता है जो फैक्ट में कैच कर रहा है. एंड इमेजिन करो जैसे आप लोगों के बहुत सारे पैकेजेस है, यूटिल पैकेज, IO पैकेज, लैंग पैकेज. ये फंक्शन, ये जो ब्लॉक है मैंने किसी एक पैकेज में डाल दिया, से यूटिल पैकेज में, और फिर मैं लिखता हूँ import java.util.star. तो मुझे सिर्फ इतना ही कॉल करना पड़ेगा, सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ से कर्सर इधर जाएगा, इसको रन करेगा, वहां से वैल्यू रिटर्न आ जाएगी. फिर वो चाहे फर्स्ट प्रोग्राम हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो. यस और नो? Excuse me, sir. I don't have to write down the factorial वाला for loop again and again हर एक प्रोग्राम में. मैंने सिर्फ एक बार लिखा और कहीं पे सेव कर लिया. जब मुझे उसको यूज करना है तब मैं उस फाइल से परमिशन लेता हूँ और डायरेक्ट यूज करेंगे. तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज फंक्शन, अ ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, अ ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज फंक्शन. और क्यों लिखे जाते हैं? सो दैट उस नाम से हम लोग इस ब्लॉक को चाहे जितनी जगह पे, चाहे जितने प्रोग्राम्स में उसको
यूज कर सके, रीयूज कर सके, सो सच ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड एज फंक्शन। समझा क्या फंक्शन किसको कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोग्राम वर्क कैसे होगा? i is equal to 1, फैक्टोरियल कॉल किया, कर्सर इधर से इधर जाएगा, i की वैल्यू n में आ जाएगी, कैलकुलेट करेगा, रिटर्न आ जाएगा। फिर ये पार्ट फिर से कॉल किया, फिर से इधर आया। सो दिस इज हाउ इट विल रन। ओके, दिस इज हाउ। सो इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मैंने कोड कितनी बार लिखा फैक्टोरियल का? एक बार, और उसको मैं 4 अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज कर रहा हूं उस कोड को। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट द फंक्शन। इज दैट क्लियर? सो पहली चीज, फंक्शन Yes, sir. होता क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क। ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क। सो पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी क्या आएगा फंक्शन का? इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड। दूसरा, ओके, परफॉर्मिंग लॉजिकल टास्क। परफॉर्मिंग लॉजिकल टास्क। ऐसा नहीं किया है हम लोगों ने कि कोई भी रैंडमली 4-5 लाइन को ग्रुप करके उसको नाम फंक्शन बना दिया। कोई तो एक लॉजिकल टास्क परफॉर्म करने वाले ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? ओके, फंक्शन कहेंगे। समझा क्या? परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क। Yes, sir. Is Yes, this sir. clear? Block of code performing a logical task. That is what the definition of a function is. And सबसे important point function क्यों होते हैं? तो उसका सबसे important point जो है that is for reusability of code. Reusability of code. कोड को reuse करने के लिए we have reuse functions. कोड को क्या करने के लिए? reuse करने के लिए we use functions. So ये जो कोड है इसको मैं 10 बार 50 बार अलग अलग प्रोग्राम्स में कॉल कर सकता हूँ, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट चेंज फंक्शन आप लोगों ने सोचो कितनी बार कितने सारे प्रोग्राम्स में यूज किया। इट इज आल्सो ब्लॉक ऑफ कोड जो कि स्कैनर क्लास के अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर। गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाट Yes, sir. फंक्शन इज, ब्लॉक ऑफ कोड परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क। एनी डाउट फंक्शन क्या होता है? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। A function is block of code performing a logical task. Block of code performing a logical task. Is that clear? Definition समझा Yes, गया? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये तो हो गया फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें स्टडी करनी हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन क्यों होता है। सो एडवांटेजेस क्या है फंक्शंस के? ओके, सबसे पहली चीज जो है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। दैट्स व्हाट वी नीड टू स्टडी, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। उसके बाद में विल बी लर्निंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। फिर आएगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, स्टेप्स टू राइट our own functions, that is called as user defined functions. User defined functions. Is that clear? So let's understand one by one. सबसे पहला एडवांटेज क्या है फंक्शन का? So क्या कहा मैंने एडवांटेज ऑफ फंक्शन? रीयूजेबिलिटी Reusability ऑफ of कोड। code. जो कोड जितना ज्यादा रीयूजेबल होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। रिमेंबर दिस थिंग वेरी नाइसली। कोई कोड अगर ज्यादा रीयूजेबल है, जितना ज्यादा कोड रीयूजेबल, मैंने शायद लास्ट ईयर कुछ बच्चों को एग्जांपल भी दिया था बिल गेट्स का, कि उस पर्सन ने विंडोज का कोड लिखा और वो कितना रिच बन गया उस कोड को लिखने के बाद में। उसने लिखा एक बार, डेफिनेटली उसके बाद में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो रहे उसमें, लेकिन बेसिक स्केलेटन एक बार लिखा और उसको करोड़ों लोगों को सेल किया उसने 10,000 में। ओके, सपोज 10 करोड़ लोगों को उसने सेल किया उस कोड को, विंडोज के कोड को 10,000 रुपीज में। सोचो उस कोड की वैल्यू कितनी होगी। कैन आई से 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10,000? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज दैट कोड वाज दैट मच रीयूजेबल। इतना जनरलाइज था कि 10 करोड़ जो है 10 CR लोग उसको यूज कर सके, इतना जनरलाइज था। सो यू शुड आल्सो राइट डाउन द कोड इन दिस फैशन। तो कोड जितना ज्यादा रीयूजेबल उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है फंक्शन का? कोड रीयूजेबिलिटी। समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. So that is one of the advantages. इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है फंक्शन के। ओके,
पहला जो है मैंने क्या कहा आपको एडवांटेज कोड reusability. The second advantage is okay modularity. अब what is this modularity? Is it advantage or property? Yes, property है, लेकिन उससे मिलने वाला advantage ये है okay reduces design time complexity. क्या करता है? डिजाइनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है. reduces design time complexity. मतलब क्या कि जब आप प्रोग्राम डिजाइन करते हो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है. मतलब अगर मैं आपको कहूं कि एक प्रॉब्लम डेफिनेशन दूं जो कि 200 लाइंस का है ओके तो यू फील अ बिट फियर लगेगा कि अरे 200 लाइन का कोड है, इतना बड़ा कोड डिजाइन करना है, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा. लेकिन वही चीज अगर मैं 40 लाइंस के 5 कोड अगर आपको डिजाइन करने के लिए कहूं तो आपको उतना फियर नहीं लगेगा क्योंकि 40 लाइन का हर एक प्रोग्राम है. सो 40 लाइंस का है, सो हर एक कोड की इंडिविजुअल साइज छोटी है तो उतना फियर नहीं रहेगा, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी. इज दैट क्लियर? सेम थिंग आपके बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स में क्यों डिवाइड किया है पूरा सब्जेक्ट? जस्ट टू मतलब वो फियर कम हो जाए कि हाँ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए. अगर पूरी बुक एक ही टॉपिक होता तो वो कॉम्प्लेक्सिटी वो फियर ज्यादा होता. सेम थिंग कम्स ओवर हियर. इज दैट क्लियर? सो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जब आप कोड करते हो चीजों को तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. गेटिंग इट? Yes, Yes, sir. sir. तो मॉड्यूलरिटी एनेबल करता है जिससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. डिजाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. डिजाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइनिंग के वक्त की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिजाइनिंग की कॉम्प्लेक्सिटी. अगर कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाए तो क्या ना इसे टाइम भी कम लगेगा क्या? Yes, अगर sir. कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए तो डिजाइन टाइम भी कम लगेगा. and hence reduces design time. So time reduce करता है. डिजाइन टाइम जो है उसको भी कम लगेगा अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है. बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग खुद भी वैसे ही जो है अप्रोच फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. क्या कहते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच. जो बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो पहले, फिर हर एक पार्ट का सोल्यूशन निकालो और फिर उन सॉल्यूशंस को मर्ज करो. दैट्स व्हाट वी डू. ओके एक जो आर्किटेक्ट होता है वो जब एक इंटीरियर डेकोरेटर होता है तब जब वो घर का जो है लेआउट बनाता है, डिजाइन बनाता है तो वो एक एक करके रूम लेता है. पहले हॉल का ऐसे रहेगा, फिर बेडरूम का ऐसा रहेगा. सो उसने भी पूरे घर को एक साथ नहीं किया, उसने एक एक रूम बाय रूम लिया एंड फिर उन सॉल्यूशंस को मर्ज किया, तब जाके वो पूरे घर का बना. सो रिड्यूसेस डिजाइन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हेंस डिजाइनिंग टाइम. गेटिंग इट? दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ फंक्शंस. समझ में आ रहा है ये दो एडवांटेज ऑफ फंक्शंस? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एनी डाउट्स? No doubt, No, sir. sir. ओके सो ये लिख लो एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस. ये दो एडवांटेज लिख लो. Done, sir. ओके अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे पहले. ओके प्रॉपर्टीज पे उसके बाद में आएंगे. टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ओके मेनी टाइप्स. अब ये जो टाइप्स है अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग टाइप्स बनते हैं फंक्शंस के. अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे. सबसे पहला क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन ऑथर. किसने लिखा है उस फंक्शन को? क्या है? किसने लिखा है उस फंक्शन को? डिपेंडिंग ऑन ऑथर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. पहला जो है ओके डिपेंडिंग ऑन ऑथर predefined functions and second one is user defined functions. So predefined मतलब जो फंक्शन जावा वालों ने दिए हैं so those are predefined function. जो फंक्शन प्रोग्रामर या हम लोग लिखने वाले हैं ओके यूजर लिखने वाला है so that is called as user defined function. समझा क्या ये दो टाइप के फंक्शन? Can you give me some example of predefined functions? System.out.print. IO. सिस्टम डॉट आउट ये सिस्टम भी फंक्शन का नाम नहीं है, आउट भी फंक्शन का नाम नहीं है. हाँ println फंक्शन का नाम है. So you should not say system.out.println, you should say only println. Getting it? Yes, sir. Println
नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, मैथ डॉट पीओडब्ल्यू में जो पीओडब्ल्यू है वो फंक्शन का नाम है, मैथ ये क्लास का नाम है, पीओडब्ल्यू फंक्शन का नाम है। सो पीओडब्ल्यू, एसक्यूआरटी, सीबीआरटी, रीड लाइन, कैरेट, इंडेक्स ऑफ, ये स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस है। सो ऐसे बहुत सारे फंक्शन, सो ऑल दीस फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शन। समझ में आया? स्कैनर क्लास Yes, के sir. फंक्शंस, बफर रीडर क्लास के फंक्शंस, मैथ क्लास के फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन, स्ट्रिंग बफर क्लास के फंक्शंस, बहुत सारे क्लासेस और हर सभी क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं। सो दोज आर प्री डिफाइंड फंक्शन। समझा क्या प्री डिफाइंड फंक्शन? जो जावा वालों ने दिए और हम लोग सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। दूसरे है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम लोग लिखेंगे एंड हम लोग भी यूज करेंगे, प्लस और कोई लोग जो है दूसरे लोग भी उसको यूज करेंगे। सो दोज आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इज इट क्लियर? पहला जो है कैटेगराइजेशन ऑफ फंक्शंस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये था डिपेंडिंग ऑन द ऑथर, कौन लिख रहा है फंक्शन, उसके बेसिस पे यू हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द जॉब दे परफॉर्म, कि क्या काम करते हैं फंक्शंस, उसके बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। पहला फंक्शन जो है, ओके, दैट इज एक्सेसर फंक्शंस, एंड दूसरा जो है म्यूटेटर फंक्शंस। ये भी शायद लास्ट ईयर हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया था। व्हाट इज एक्सेसर फंक्शंस एंड म्यूटेटर फंक्शंस? फंक्शंस जो किसी क्लास के, एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, बिकॉज हम लोग खुद के जब फंक्शन बनाएंगे तो ऑल दोस फंक्शंस जो हम लोग बना रहे निधि, वो सब यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाएंगे। सो अभी तक हम लोगों ने खुद के फंक्शन नहीं बनाए और इसीलिए मैं उसके एग्जाम्पल लिस्ट आउट नहीं कर रहा हूँ। इज दैट ओके निधि? हम लोग जब ये जो है स्टेप्स टू क्रिएट राइट यूजर डिफाइंड फंक्शन, जब इस पॉइंट पे आएंगे तब हम लोग खुद के फंक्शंस बनाएंगे, और जब हम लोग खुद के फंक्शंस बनाएंगे तो ऑल दी फंक्शंस जो हम लोग बना रहे वो सभी क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाएंगे। गेटिंग इट निधि? So depending on the job, there are two types of function, accessor function and mutator function. Now what is accessor function? किसी भी क्लास के अंदर, suppose this is your class, किसी भी क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राइवेट डेटा मेंबर। अब प्राइवेट में डेटा मेंबर जो है वो क्लास के बाहर से एक्सेसिबल नहीं होता है। You cannot access them from outside the class. क्लास के बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये क्लास जो है ये कहता है कि इस डेटा मेंबर की एक जेरोक्स कॉपी बनाओ और वो जेरोक्स कॉपी उसको जाके दे दो, बाहर वाले को दे दो, वो जेरोक्स कॉपी को रेफर कर सकता है। एंड अगर बाहर वाले ने जेरोक्स कॉपी पे चेंजेस किए तो वो तो वैसे भी मेरे ओरिजिनल कॉपी पे आने नहीं वाले हैं। तो जो फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर की जेरोक्स कॉपी बना के बाहर देता है, ओके, ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सेसर फंक्शंस। समझा क्या एक्सेसर फंक्शंस क्या होते हैं? Yes, sir. क्या होते हैं Yes, sir. एक्सेसर फंक्शंस? फंक्शंस which creates a copy of a private data member and returns it and gives it to a person outside the class. समझा क्या? ऐसे फंक्शंस को, फंक्शंस which returns a copy of a private data member, क्या होते हैं एक्सेसर फंक्शंस? फंक्शंस which return a copy of a private data member. So ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेसर फंक्शंस। लिख लो ये डेफिनेशन। Functions which return a copy of a private data member. Is it clear? हम लोग Yes, स्टडी sir. करेंगे ये फंक्शन, सब डिटेल में स्टडी करेंगे। जब हम लोग खुद के फंक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम लोग ये सब फंक्शंस फिर से एक बार रीविजिट करेंगे। एंड ऐसे फंक्शंस जो प्राइवेट डेटा मेंबर की वैल्यू सेट करने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? वैल्यू सेट करने के लिए। सपोज मेरे पास 5 है और ये 5 मैं इस x में डालना चाहता हूँ। अब मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता x इक्वल टू 5 क्यों? क्योंकि x तो प्राइवेट है, तो डायरेक्ट मैं बाहर लिख नहीं सकता, x को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ऐसे फंक्शंस जो ये फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग किसी प्राइवेट डेटा मेंबर में वैल्यू डाल सके, ओके, ऐसे फंक्शंस जो क्या कर सकता है? प्राइवेट डेटा मेंबर में ये वैल्यू डाल सके, तो वी कॉल देम एज म्यूटेटर फंक्शंस।
ओके क्या होते हैं म्यूटेटर फंक्शंस? फंक्शंस which are used to set the value of a private data member. So private data member की वैल्यू सेट करने के लिए यूज होने वाले फंक्शंस को हम लोग म्यूटेटर फंक्शंस कहेंगे. एक्सेसर फंक्शंस, म्यूटेटर फंक्शंस. एक्सेसर फंक्शंस को हम लोग गेटर्स भी कहते हैं, म्यूटेटर को सेटर्स भी कहते हैं, गेटर्स एंड सेटर्स. या फिर एक्सेसर फंक्शन जो है उनको हम लोग प्योर फंक्शन एंड म्यूटेटर फंक्शंस को इम्प्योर फंक्शंस भी कहते हैं. गेटिंग दिस? एक्सेसर एंड म्यूटेटर फंक्शन क्या होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so accessor and mutator functions which are used to set the value of a private data member are mutator functions, and functions which returns a copy of a private data member are accessor functions. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, depending on name, नाम के हिसाब से there are again two types of functions. एक होते हैं normal functions, ओके, एंड दूसरे होते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस. ये भी हमारा एक टॉपिक है, इसके आगे वाला टॉपिक जो है कंस्ट्रक्टर्स रहेगा. सो नॉर्मल फंक्शन एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन. व्हाट इज नॉर्मल फंक्शन? यहाँ पे क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम नहीं होता है. ओके, क्लास नेम एंड फंक्शन नेम इज नॉट सेम. And definitely constructor में क्या होगा? Class name and function name would be same. समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So that is normal Yes. function and constructor function. What is constructor function? Function having same name as class name. So class name and function name is same. So ऐसे functions को हम लोग constructor functions कहेंगे. फिलहाल मैं सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दे रहा हूं, बाकी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हम लोग देखेंगे सबके. ओके, इन सब फंक्शंस के डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हम लोग देखेंगे. ओके, नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरीज. ओके, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कॉपीज क्रिएटेड. एक फंक्शन की कितनी कॉपीज बनती है उसके बेसिस पे यू हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. वन इज instance function and the second one is static function. Instance function and static function दिख रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Instance function and static function. What is instance function? ऐसे function जिसकी n number of copies बनती है where n is number of objects. मतलब उस क्लास के जितने objects उतनी copies उस function की बनेंगी. If there are 10 objects created of that class, तो उस function की 10 copies बनेगी. So जहाँ पे n copies बनती है, n copies, and what is n? N is number of objects. What is n? Number of objects. So जिसकी n copies बनती है, ऐसे functions are instance functions, and जिन functions की 1 copy, सिर्फ एक ही copy बनती है, चाहे n number of objects बन जाए, एक ही copy बनेगी. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे स्टैटिक फंक्शंस. गेटिंग द थिंग्स? Yes, sir. सभी टाइप समझ में आ रहे हैं? देखो, Yes, sir. एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो आप क्या आंसर लिखोगे उसका? 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आप सब लिखोगे क्या? नहीं, यू विल बी राइटिंग डाउन दिस आंसर. अगर आपको कुछ पूछा जाए टाइप्स ऑफ फंक्शन तो यू विल बी राइटिंग डाउन इंस्टेंस फंक्शन एंड स्टैटिक फंक्शन. ये आंसर लिखोगे. ये बाकी के लिखने की जरूरत नहीं है. या फिर आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. ये डिपेंडिंग ऑन द जॉब एंड नेम ये लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर. एक तो डिपेंडिंग ऑन हु हैज रिटर्न दैट फंक्शन, किसने लिखा है, उसके बेसिस पे प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन. एंड डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ दैट फंक्शन विल बी क्रिएटेड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, इंस्टेंस एंड स्टैटिक. If it is instance function, then जितने objects उतनी copies. If it is static function, then only one copy. समझेंगे ये सब types? और भी Yes, sir. categorization है functions का, और भी categorization है. Depending on, okay, fifth categorization, depending on parameters
parameters and return value. So again there are, depending on parameters and return value, there are 4 types of functions. Functions with parameters and with return value. So ऐसे फंक्शन जो पैरामीटर भी लेता है और वैल्यू रिटर्न भी करता है. With parameters and without return value. Third type, without parameters and with return value. And fourth type, without parameters and without return value. Getting it? ऐसे 4 टाइप के फंक्शंस बनेंगे आपके. Yes, sir. Parameters and return value के बेसिस पे you have these 4 types of functions. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सभी फंक्शन अभी के अभी पूरे समझ में आ जाने चाहिए. ओके, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज मैंने भी पूरा अभी तक एक्सप्लेन किया ही नहीं. मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सप्लेन किया है या फिर 2 पॉइंट. ओके, क्राइटेरिया एंड फिर किसने बनाया, क्राइटेरिया एंड डेफिनेशंस. इस तरह से 2 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन किए टाइप्स के. अब इन सब फंक्शंस को हम लोगों को डिटेल में समझना है, लेकिन बिफोर दैट हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं. जब ये सीख जाएंगे तब उसके बाद ये प्रॉपर्टी पे हम लोग रिविजिट करेंगे. लिखा है क्या सब लोगों ने? ये सब टाइप्स लिख लिए क्या? नहीं Yes, सर. sir. Yes, sir. Just a minute. करूँ रब? सर 1 मिनट जस्ट अ सर. मिनट सर. वो 5th का बी क्या है सर? 5th का बी. फिफ्थ का B. बी, Yes, sir. with parameters and without return value. Without. Okay. Is it clear? Yes, sir. करूँ रब? Yes, sir. अब आते हैं मेन जॉब पे. हाउ टू राइट डाउन स्टेप्स टू राइट डाउन यूजर डिफाइंड फंक्शन. खुद के फंक्शंस कैसे लिखेंगे. सो लेट्स चेक इट आउट कि फंक्शन लिखते कैसे हैं. ओके, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फैक्टोरियल का एग्जांपल दिया था. ओके, और मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बनाया, ऊपर फैक्टोरियल नाम लिख दिया और कहा ये फंक्शन है. लेकिन ये सिंटैक्स नहीं है, इस तरह से नहीं लिखा जाता फंक्शन. ओके, सो फंक्शन एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं. सो लेट्स चेक इट आउट कि फंक्शन लिखते कैसे हैं, और लिखने के बाद में उनको यूज कैसे करते हैं वो भी हम लोगों को स्टडी करना है. लिखने के बाद में यूज कैसे करते हैं वो भी स्टडी करेंगे. तो जब भी आपको एक फंक्शन लिखना है उसका एक सिंटैक्स दिया गया है कैसे लिखना है, और वो सिंटैक्स कुछ ऐसे है. सबसे पहले आएगा एक्सेस स्पेसिफायर. क्या आएगा? एक्सेस स्पेसिफायर. उसके बाद में आएगा ओके सम क्वालिफायर्स, जैसे स्टैटिक, जैसे फाइनल, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे कुछ क्वालिफायर्स है. और भी है, फिलहाल इतने सफिशिएंट है. उसके बाद में आएगा रिटर्न टाइप. उसके बाद में आएगा नेम ऑफ द फंक्शन, एंड फाइनली यू विल बी हैविंग पैरामीटर्स इनसाइड पैरामीटर्स ऑफ दैट फंक्शन. ओके, एंड उसके बाद में ब्रेस ओपन, बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड ब्रेस क्लोज. सो दिस इज हाउ अ फंक्शन इज बीन रिटर्न. खुद का फंक्शन जब लिखना है तो इस फैशन से लिखते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच वर्ड, हर एक चीज को समझते हैं. ये हुआ है ना लास्ट ईयर भी? No, sir. नहीं हुआ है? No, sir. मेरे ख्याल से लिया है मैंने लास्ट ईयर. ओके, लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहली चीज आती है एक्सेस स्पेसिफायर. व्हाट इज दिस एक्सेस स्पेसिफायर? नाम से पता चलता है कि दिस इज यहाँ पे एक वर्ड ऐसा आएगा जो आपके फंक्शन का सिक्योरिटी लेवल बताएगा. क्या बताएगा? सिक्योरिटी लेवल, कि कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एक्सेस स्पेसिफायर. कुल मिला के 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स जावा में डिफाइंड है. 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स. पहला है, बोलो कौन से Static. Public, हाँ? private, हाँ, personal, पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है. sir, protected. एंड पैकेज एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर आपके बुक के हिसाब से डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर.
डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, जिसको हम लोग पैकेज भी कह सकते हैं, बट वो कीवर्ड यूज नहीं होता है पैकेज, इसीलिए उसको डिफॉल्ट कहा गया है। ओके, अब आते हैं वन बाय वन, ये क्या है, चारों एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। अगर कोई फंक्शन आपका पब्लिक डिफाइन होता है, कौन सा टाइप में, पब्लिक, तो उसको हम लोग क्लास के अंदर एंड क्लास के बाहर सब जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। क्लास के अंदर, क्लास के बाहर कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। समझा क्या? Sir, can Yes, I sir. repeat it? Can you अगर repeat? किसी फंक्शन को आपने पब्लिक डिफाइन किया, जैसे हम लोग लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक, तो अगर आपने पब्लिक लिखा है किसी फंक्शन को, तो इन दैट केस उस फंक्शन को उस क्लास के अंदर से एज वेल एज क्लास के बाहर से सब जगह से उसको आप एक्सेस कर सकते हो। समझा क्या? Yes, sir. सब जगह से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो मेंबर्स डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक सेक्शन, ओके, मेंबर्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड पब्लिक कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड द क्लास एज वेल एज आउटसाइड द क्लास। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल एक फोल्डर है, ओके, ये एक फोल्डर है जिसके अंदर ए नाम का एक क्लास है, देयर इज अनदर क्लास बी जो ए क्लास का चाइल्ड क्लास है। क्या है? चाइल्ड क्लास, इनहेरिटेंस वाला क्लास। There is one more class in this folder named as C. इस क्लास में एक और क्लास है जो कि C है, लेकिन वो A का B का चाइल्ड नहीं है, A और B दोनों का भी चाइल्ड नहीं है, सिर्फ उसी फोल्डर में है। There is one more folder in your computer जिसके अंदर X नाम का एक क्लास है, एंड ये वाला क्लास भी क्या है, A क्लास का चाइल्ड क्लास है। A क्लास का क्या है, चाइल्ड क्लास है, and there is another class inside in this another folder named as Y. ऐसे 5 क्लासेस है। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन सब का रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए। सो लेट अस डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। कैन आई से बी इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ ए क्लास लाइंग इन द सेम फोल्डर? Yes, sir. Yes, sir. सो दो प्रॉपर्टी, एक तो चाइल्ड क्लास भी है और सेम फोल्डर में भी है। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हाट अबाउट सी? कैन यू डिफाइन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ सी? So not a class of A. नॉट अ चाइल्ड क्लास ऑफ ए क्लास, विद रिस्पेक्ट टू ए आपको डिफाइन करना है। सो इट इज नॉट अ चाइल्ड क्लास ऑफ ए क्लास बट लाइज इन द सेम फोल्डर। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, रिलेशनशिप sir. Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू ए। ओके, नेक्स्ट, एक्स का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ए कौन बताएगा? Sir, X is a child class of A, but in a different folder. गुड, चाइल्ड क्लास ऑफ ए क्लास लाइंग इन डिफरेंट फोल्डर। नेक्स्ट, वाई का रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ए। आदित्य गुप्ता बोलोगे क्या? Yes, sir. So child class of A class, but in a different folder. कैसे चाइल्ड क्लास? मैंने एरो बताया क्या ऐसे वाई पे? No, sir. No. तो फिर चाइल्ड क्लास कैसे? इट इज अ नॉन चाइल्ड क्लास लाइंग इन डिफरेंट फोल्डर। समझा क्या? Yes, sir. यस और नो? आई विल रिपीट, ओके। बी क्लास जो है चाइल्ड क्लास लाइंग इन द सेम फोल्डर, सी क्लास नॉन चाइल्ड क्लास लाइंग इन द सेम फोल्डर, एक्स क्लास चाइल्ड क्लास लाइंग इन डिफरेंट फोल्डर, एंड वाई क्लास नॉन चाइल्ड क्लास लाइंग इन डिफरेंट फोल्डर। समझा? Yes, sir. ओके, अब अगर ये समझ गया है तो चेक करो। अगर किसी क्लास में, ए क्लास में किसी फंक्शन को अगर मैं पब्लिक डिक्लेयर करता हूं, तो कैन आई एक्सेस इट इन ए बी सी डी, सॉरी एक्स एंड वाई? Yes, कहां sir. मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा? Yes, So sir. all of them. सब जगह पे एक्सेस कर पाऊंगा मैं, ए में, बी में, सी में, एक्स में एंड वाई में, सब जगह पे एक्सेस कर पाऊंगा। समझा क्या? अगर ए Yes, क्लास sir. में किसी फंक्शन को अगर आपने पब्लिक डिफाइन किया, देन इट कैन बी एक्सेस्ड इन ए बी सी एक्स वाई, सब जगह पे एक्सेसिबल है। इज इट क्लियर ये पॉइंट? Yes, Yes, sir. Yes, sir. So I don't अगर know. ए क्लास में मैंने किसी मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर किया, A, क्या B, C. डिक्लेयर किया? प्राइवेट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेम क्लास में, उसी क्लास में सिर्फ उसको एक्सेस कर पाऊंगा, बाकी किसी दूसरे क्लास में नहीं। इवन चाइल्ड क्लास में नहीं, इवन इन द क्लास लाइन इन द सेम फोल्डर नहीं, दूसरे फोल्डर में तो डेफिनेटली नहीं। सो अगर मैंने किसी मेंबर फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर किया तो आई कैन एक्सेस इट इन ए क्लास, नॉट इन बी सी एक्स वाई, बाकी कहीं पे भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। समझा क्या प्राइवेट फंक्शन?
Yes, sir. Yes, sir. प्राइवेट कीवर्ड का रोल समझा क्या? सो यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई। अगर आप किसी फंक्शन को प्राइवेट कर दो तो उसको एक्सेस कर सकते हो क्या आप कहीं और? No, sir. No, sir. नहीं, No. सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में आप उसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड। ओके, अगर आपने किसी मेंबर को फंक्शन को एक क्लास में प्रोटेक्टेड डिफाइन किया, देन इट इज एक्सेसिबल इन द सेम क्लास एंड इन द चाइल्ड क्लासेस सो बी में एक्सेसिबल है क्या फिर को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सी में, No. No, sir. No, sir. एक्स में, Yes. Yes, sir. Yes. वाई में, No. No, sir. No. No, sir. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. And finally, if I declare a variable function as default access specifier, मतलब कोई access specifier नहीं, डायरेक्ट लिख दिया फंक्शन, पब्लिक भी नहीं लिखा, प्राइवेट भी नहीं लिखा, प्रोटेक्टेड भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट आगे से लिखना चालू किया। सो इसको हम लोग कहेंगे डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर, नो एक्सेस स्पेसिफायर। डिफॉल्ट को क्या कहेंगे? नो एक्सेस स्पेसिफायर, कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है। तो ऐसे केस में ऐसे फंक्शन को हम लोग सेम क्लास में एंड इन ऑल द क्लासेस लाइंग इन द सेम फोल्डर में एक्सेस कर सकते हैं। कहां का एक्सेस कर सकते हैं? सेम क्लास में एंड ऑल द अदर क्लासेस लाइंग इन द सेम फोल्डर। समझा क्या? Yes, sir. Yes. So I Yes, can sir. access it in A, A, B, C. A, B, and C. A, B, C. Good. X और Y में नहीं कर पाएंगे। Getting it? चारों एक्सेस स्पेसिफायर समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Any doubts? इसको No, याद sir. रखना सर है? सर वो हाँ, पब्लिक sir. का समझ में नहीं आया सर। पब्लिक का वो C और Y कैसे मतलब? Public can be accessed anywhere. कहीं पे भी एक्सेसिबल है, कहीं से भी। ओके। Is that Sir. clear? यस सर। So can you repeat for default? Public members can be accessed anywhere. No, sir. For default. Default members can be accessed in the same class and in all the classes lying in the same folder. Yes, sir. Lying in the same folder. Getting it? Yes, ये जो sir. एक्सेस स्पेसिफायर है ना, इसको समझना है ना, तो एक एग्जांपल, नॉन टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ, मुझे कंसीडर कर लेना। सो मेरे पास कुछ बातें हैं, जैसे मेरे पास कुछ नॉलेज ऐसा है, कुछ बातें ऐसी है जिसको मैं किसी के साथ भी शेयर करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जावा का नॉलेज मैं किसी के साथ भी शेयर करता हूँ। सो मेरा जावा का नॉलेज क्या कहलाएगा? पब्लिक कहलाएगा। मैं उस वक्त ये नहीं देखता हूँ कि वो मेरे से छोटा है कि बड़ा है कि भाई है कि बहन है कि कौन है, नहीं, मैं किसी के साथ भी शेयर करता हूँ उसको। सो मेरा जावा का नॉलेज क्या कहलाएगा? Public. Public. पब्लिक कहलाएगा। कुछ बातें ऐसी है जो सिर्फ मेरे लिए है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ, मेरे लिए है सिर्फ माय पर्सनल व्यूज जो है, Private. ओके, सो दोज आर प्राइवेट, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सो दोज आर प्राइवेट, माय पर्सनल व्यूज क्या है? प्राइवेट। कुछ बातें ऐसी है जो सिर्फ मेरे लिए है और मैं मेरे चाइल्ड के साथ शेयर करता हूँ, और किसी के साथ नहीं, सिर्फ चाइल्ड के साथ। ब्रदर सिस्टर्स भी नहीं, याद रखना, क्योंकि ब्रदर सिस्टर्स आर कॉल्ड एज सिबलिंग्स, नॉट चाइल्ड। ओके, सेम जनरेशन के लोग भी नहीं, चाइल्ड क्लास। ओके, सो मैं सिर्फ मेरे चाइल्ड के साथ शेयर करता हूँ। सो दोज आर कॉल्ड एज, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरी प्रॉपर्टी किसके पास है? मेरे लिए है, और मेरे पास किसके लिए है? मेरे चाइल्ड के लिए है। सो प्रॉपर्टी कौन से टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर में आ जाएगा? Protected. प्रोटेक्टेड। Protected. कुछ बातें ऐसी है जो सिर्फ मेरे जनरेशन के लोग, या फिर यू कैन से कि मेरे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। फैमिली मेंबर्स, हम लोग फोल्डर उसी बेसिस पे बनाते हैं, एक टाइप के रिलेटेड क्लासेस को मिला के एक फोल्डर, ये टाइप के क्लासेस को मिला के दूसरा फोल्डर। सो सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। सो ऐसे चीजें जो है वो, जैसे मेरा हाउस घर है, ओके, सिर्फ मैं और मेरे चाइल्ड के लिए नहीं मेरा घर, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, ओके, माय वाइफ, सबके लिए है, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए। सो मेरा घर कौन से कैटेगरी में आएगा? Default. डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर में। सो मेरा जावा का नॉलेज कौन से कैटेगरी में आएगा? Public. Public. पब्लिक। मेरे पर्सनल व्यूज कौन सी कैटेगरी में आएगा? Private. प्राइवेट। Private. ओके, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी कैटेगरी में आएगी? Protected. 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 और मेरा घर कौन सी कैटेगरी में आएगा? Default. 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 गेटिंग द थिंग्स? Yes, कौन sir. सी Yes, चीजें sir. कहाँ एक्सेसिबल होती है? सो डिपेंडिंग ऑन, सिंस ये फंक्शन आप लोग लिखने वाले हो, हम लोग लिखने वाले हैं, हमारा फंक्शन है,
हम लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा फंक्शन कौन से सिक्योरिटी लेवल में जाए। मैं डिसाइड करूंगा कि मैं उसका एक्सेस किसको किसको देना चाहता हूँ, एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी यूजिंग अ वर्ड ओवर हियर। समझा एक्सेस स्पेसिफायर पहला वर्ड समझा? Yes, sir. एवरीबॉडी ये टेबल बनाया, Yes, sir. Yes, ये sir. डायग्राम के साथ बनाना है ये टेबल, Yes, sir. वरना बनाया। पता चला बाद में जब रीड कर रहे हो तब सर ये एबीसी एक्स वाई क्या है पता ही नहीं। सो ये डायग्राम के साथ में बनाना ये टेबल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So that would be your रब करूं? Yes, sir. Yes, So sir. 1 second, sir. गर्ल्स बोलते जाओ, गर्ल्स रिस्पॉन्ड करते जाओ। सिर्फ निधि रिस्पॉन्ड करती है, उसका माइक वर्क नहीं करता तो एटलीस्ट वो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करती है। बाकी लोग जो है गर्ल्स कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, और बॉयज में भी सिर्फ 4 या 5 लोग बॉयज है जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। गौरेश समझ में आया क्या? मंथन है कि नहीं है? यस सर। ओके, ये था पहला वर्ड एक्सेस स्पेसिफायर। अब आते हैं स्टैटिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट। अगेन मैंने जैसे अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको फंक्शन की एक ही कॉपी बनानी है, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स बन जाए, तो आप कौन सा वर्ड लिखोगे? स्टैटिक। और अगर ये वर्ड नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टेंस बन जाएगा। इज दैट क्लियर? फॉरगेट अबाउट फाइनल एंड एब्स्ट्रैक्ट 2 मिनट के लिए। स्टैटिक वर्ड का यूज करेंगे अगर आप फंक्शन की एक कॉपी बनाना चाहते हो which is been shared between all the objects of the class, then you need to use the word static, and if you don't use the word static, by default it will become what? Instance वाला फंक्शन बन जाएगा। समझा क्या? इंस्टेंस फंक्शन मतलब क्या? जिसकी n कॉपीज बनेगी। कितनी कॉपीज बनेगी? n कॉपीज बनेगी। Now what exactly it means, sir? n कॉपी कब बनानी चाहिए और 1 कॉपी कब बनानी चाहिए? जो फंक्शंस, जो चीजें पर ऑब्जेक्ट वाइज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट नाम का क्लास लेता हूं तो स्टूडेंट S1, S2, S3, S4 ये क्या है? ऑल दीज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स। आप लोग सब लोग क्या है? स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो। हर एक जन एक एक इंस्टेंस है स्टूडेंट क्लास का, तो वी कॉल इट एज ऑब्जेक्ट्स। जिन चीजों की कॉपी पर ऑब्जेक्ट वाइज है, जैसे रोल नंबर, हर एक का अलग अलग है ना? Yes, sir. यस सर। नेम हर एक का अलग अलग है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. परसेंटेज सबके अलग अलग हो सकते हैं। Yes, यस sir. सर। इवन सेम भी हुए तो हम लोग कॉपी अलग अलग ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो कि वो सेम भी है क्यों, और वो सेम होने का क्राइटेरिया सब पे एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम लोग अलग अलग बनाते हैं। सो परसेंटेज अलग अलग है, मोबाइल नंबर अलग अलग है। तो ऐसे मेंबर्स जिसकी पर ऑब्जेक्ट वाइज वैल्यू अलग अलग है, सो वी डिक्लेयर देम एज इंस्टेंस, वी कॉल देम एज इंस्टेंस। ओके, पर ऑब्जेक्ट वाइज जो अलग अलग है एंड जिसकी एक ही कॉपी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सब लोगों को पूछूं S1, S2, S3, S4 सबको पूछूं सब्जेक्ट नेम, कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो राइट नाउ? सब कहते हैं जावा या कंप्यूटर। सबका आंसर सेम है ना इस बार? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। आप हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसकी कॉपी बनाओगे क्या? नहीं, No, हर एक sir. ऑब्जेक्ट के लिए उसकी कॉपी नहीं बनने वाली है इन दिस केस। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट सो पर ऑब्जेक्ट वाइज उसकी कॉपी अलग अलग जब बनती है तो उसको इंस्टेंस कहते हैं। जब पर ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट को मिला के एक ही कॉपी बनती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक कहेंगे। सेम थिंग गोज ऑन विद फंक्शंस आल्सो। फंक्शन जिसकी कॉपी पर ऑब्जेक्ट वाइज है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट परसेंटेज, हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है ना कैलकुलेट परसेंटेज का। Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो कैलकुलेट परसेंटेज नाम का फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा? स्टैटिक या इंस्टेंस? Instance. इंस्टेंस बनेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन रहा है। गेटिंग इट? हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग। लेकिन अगर मैं कहूं कैलकुलेट एवरेज परसेंटेज ऑफ द क्लास, अब वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग नहीं है, पूरे क्लास में जितने बच्चे सबके लिए एक ही है, क्योंकि पूरे क्लास का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे? Static. स्टैटिक। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ऐसे फंक्शन को क्या डिक्लेयर करेंगे? स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes. स्टैटिक वर्ड कब यूज करना है हम लोग देखेंगे जब हम लोग एग्जांपल देंगे कि कौन से फंक्शंस को हम लोग स्टैटिक बनाएंगे। ओके, जनरली आपका सिलेबस डज नॉट कंटेन्स स्टैटिक फंक्शंस,
ओके, सिर्फ उसका डेफिनेशन है, बाकी एग्जांपल्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके, जब एग्जांपल्स देंगे तो। फाइनल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है आप लोगों को नहीं स्टडी करना है, ओके, फिर भी मैं एक एक लाइन बता देता हूँ। फाइनल कीवर्ड कब यूज करते हैं? व्हेन अ फंक्शन कांट बी ओवरराइडेड, okay, then such a function has to be declared final, या फिर other way around, if a function is declared as final it can't be overridden. I'm not saying overloading, overriding नहीं कर सकते, okay, overriding सर मतलब नहीं कर सकते। अगर किसी फंक्शन को फाइनल डिक्लेयर किया तो it can't be overridden, समझा क्या? सर मीन्स व्हाट? Can't be changed. नहीं, can't be changed हम लोग code Its को value can't be changed. ना part what you are telling is final variable, और हम लोग स्टडी कर रहे हैं फाइनल फंक्शन, समझा क्या? फंक्शन को वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल को वैल्यू होती है, ओके, वेरिएबल ये नाउन है, फंक्शन ये वर्ब है, एक्शन है, सो एक्शन में वैल्यू नहीं होती, एक्शन को वैल्यू नहीं होती, नाउन को वैल्यू होती है, गेटिंग इट? सो फाइनल वेरिएबल, फाइनल कीवर्ड, इसके तीन बिहेवियर्स है, इट कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल, it can be used with function, it can be used with class, variable, function और class तीनों के साथ यूज किया जा सकता है फाइनल। फाइनल जब वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो its value cannot be modified, जो आप बोल रहे हो पार्थ, समझा क्या? Yes, sir. एवरीबॉडी, फाइनल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट फाइनल फंक्शन? फंक्शंस व्हिच कांट बी ओवरराइडेड। क्या कहा? functions which can't be overridden. What do you mean by overriding function? Overriding function का मतलब क्या? Writing down more than one function with same name, same signature, लेकिन one in parent class and the other one in child class. That is called as function overriding. मतलब suppose there is a class A नाम का and there is another class B जो A class से property inherit करता है, A का child class है। अब यहाँ पे आपने get नाम का एक function लिखा, यहाँ पे भी गेट नाम का फंक्शन लिख रहे हो, नाम भी सेम, सिग्नेचर भी सेम, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम, ओके, तो इन दैट ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं ओवरराइडिंग फंक्शन। समझा क्या ओवरराइडिंग फंक्शन किसको कहते हैं? Yes, Yes, sir. फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ओवरलोडिंग फंक्शंस एंड दूसरे होते हैं ओवरराइडिंग फंक्शन। फंक्शन विद सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर, ओवरलोडिंग फंक्शन। Function with same name, same signature, but one in parent, other one in child, overriding function कहते हैं। ओके, ये स्टडी करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज के वक्त कि फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरराइडिंग। फिलहाल ये समझ में आ रहा है ओवरराइडिंग फंक्शन किसको कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Writing down more than one functions with same name, same signature, but one in parent and the other one in child. Okay, so is it clear? अब अगर मैंने ये पेरेंट क्लास के फंक्शन को फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो ऐसे फंक्शन को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते आप। दैट मींस अगर कोई फंक्शन फाइनल है तो यू कैन नॉट राइट अ फंक्शन विद सेम नेम, सेम सिग्नेचर इन द चाइल्ड क्लास। समझा क्या? ओवरराइडिंग Yes, sir. फंक्शन Yes, sir. Yes, sir. नहीं भी समझा है तो बहुत टेंशन मत लो, सिर्फ इतना एग्जाम में लिखना है, अगर फाइनल फंक्शन पूछा जाए, फाइनल वेरिएबल नहीं, फाइनल फंक्शन अगर पूछा जाए तो यू कैन से फंक्शंस व्हिच कांट बी ओवरराइडेड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड इसका अपोजिट वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। फाइनल का अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट। व्हाट इज फाइनल फंक्शन? Which can't be overridden. सो उसका अपोजिट क्या होगा? Which can be Be overridden. overloaded. कैन भी नहीं, हैज टू बी ओवरराइडेड। ओके, कैन भी नहीं, जो नहीं कर सकते यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ओके, स्ट्रिक्टली अपोजिट कहेंगे, पार्शियली अपोजिट नहीं कहेंगे। ओके, सो फाइनल फंक्शन कांट बी ओवरराइडेड, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हैज टू बी ओवरराइडेड। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अब ये सब चीजें जो है जब आप जावा डिटेल में स्टडी करोगे तब आप लोगों को पता चलेगा ऐसा क्यों होता है, कब होता है, वो सब सिनेरियोज आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। सो दीज आर द सम क्वालिफायर्स जो हम लोग फंक्शन के पहले ज्वाइन कर सकते हैं, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट। आई होप सो इट्स क्लियर, एटलीस्ट एक दो लाइन क्लियर है। Yes, Yes, sir. Clear. Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप अब ये क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले जो फैक्टोरियल का एग्जांपल लिया था वो कुछ ऐसा था, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में था,
इसके अंदर से हम लोगों ने फैक्टोरियल नाम का फंक्शन जो है वो कॉल किया था। तो यहाँ से कर्सर जो है फंक्शन की बॉडी पे जाता था, फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन था ना उसकी बॉडी पे जाता था, और ये उसकी बॉडी है, और जब खत्म हो जाता था तब रिटर्न आते थे। बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोग्राम फंक्शन जब होते हैं तो प्रोग्राम रन कैसे होता है? यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, लिखेंगे, रिटर्न आएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, इस तरह से रन होते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ पे जंप करते हम लोग, ओके, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल। जब भी किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो जावा जो है उसकी बॉडी पे जंप करता है, फंक्शन की बॉडी पे जंप करता है। तो जब यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं तो उस वक्त मैं कुछ वैल्यू भेज सकता हूँ क्या वहां पे? तो यहाँ से यहाँ पे वैल्यूज भेज सकता हूँ क्या? यस। जो वैल्यूज यहाँ से यहाँ पे जाते हैं तो उनको कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं उसको? Parameters. Parameters. एंड जब फंक्शन खत्म हो जाता है और मैं रिटर्न आता हूं तब मैं यहां से यहां पे कुछ वैल्यू भेज सकता हूं क्या? रिटर्न भेज Yes, सकता हूं sir. क्या? यस। तो उसको कहते हैं रिटर्न वैल्यू। क्या कहते हैं उसको? Return value. रिटर्न वैल्यू। ओके, किसी फंक्शन को वैल्यूज भेजना उसको क्या कहेंगे? Parameter. एंड अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको क्या Return कहेंगे? value. Return value. Return value. रिटर्न वैल्यू कहेंगे। सो दीज आर पैरामीटर्स एंड दीज आर रिटर्न वैल्यू। गेटिंग इट? Yes, sir. पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू क्या क्या होता है, समझा क्या? Yes, sir. सो यहाँ से यहाँ पे जब हम लोग चीजें भेजते हैं तो दोज आर कॉल्ड एज पैरामीटर्स, ओके। एंड जब यहाँ से यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करते हैं तो दैट इज रिटर्न वैल्यू। सपोज मैंने 5 यहाँ से यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, ओके, क्या रिटर्न कर रहा हूँ? 5 कौन से टाइप की वैल्यू है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, बुलियन, कौन सा टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं यहाँ से यहाँ पे 2.5 भेजता हूँ तो इज इट फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. मैं यहाँ से यहाँ पे सिंगल कोट में a भेजता हूँ तो इज इट अ कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू? Yes, 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 sir. sir. यहाँ से यहाँ पे मैं ट्रू भेजता हूँ तो इज इट अ बुलियन टाइप ऑफ वैल्यू? Yes. Yes, sir. अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ईशान का नाम भेजता हूँ तो कैन आई से इट इज अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. तो जो वैल्यू यहाँ से यहाँ पे जाती है उस वैल्यू के डेटा टाइप को, उस वैल्यू के डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू, डेटा टाइप of that value is called as return type, is called as return type। समझा क्या? डेटा टाइप ऑफ दैट रिटर्न वैल्यू is called as return type। सो अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस वैल्यू का डेटा टाइप जो है वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना जरूरी है। समझा? यहाँ पे क्या लिखना है? Yes, sir. Sir, can you repeat what is return type? अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उस रिटर्न वैल्यू के डेटा टाइप का, रिटर्न वैल्यू का जो भी डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, उसको हम लोग रिटर्न टाइप कहते हैं। जैसे Okay, sir. फैक्टोरियल वाला फंक्शन है तो ये क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, किसी नंबर का फैक्टोरियल मतलब इंटीजर वैल्यू। सो इफ इट इज रिटर्निंग इंटीजर वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंट। Yes, sir. समझा क्या? सो दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न टाइप, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न टाइप। So Yes, the understood. data type of the value being returned from a function is called as return type, and that is what you need to specify over here. Is that clear? Sir? ये समझ में आ रहा है अभी? Sir, हाँ, sir, return value को argument भी कहते हैं क्या? रिटर्न वैल्यू का Argument भी कहते हैं क्या sir return ना value? ना, रिटर्न वैल्यू को आर्गुमेंट नहीं कहते। ओके, जो वैल्यू यहाँ से वैल्यू जा रही है उसको आर्गुमेंट कहते हैं। ओके, जहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है उसको आर्गुमेंट, उसको जिसमें कैच करेंगे, इज दैट क्लियर? दैट इज पैरामीटर। Okay, sir. सो यू कैन से थोड़ा बहुत पैरामीटर और आर्गुमेंट सेम ही चीज होती है, थोड़ा बहुत। Okay, sir. ओके, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट क्या होती है? सेम ही चीज होती है, ये समझ लो। Okay, sir. सो रिटर्न वैल्यू रिटर्न आने की बात है, पैरामीटर भेजने की बात है। Okay, sir. So the next part, name. So function का नाम, since it is your function, you can give any name. सिर्फ आपको वो जो आइडेंटिफायर के रूल्स दिए थे शुरुआत में,
याद है क्या? कांट बी अ कीवर्ड, शुड कंटेन अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर साइन और करेंसी सिंबल, कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, ऐसे कुछ दिए थे ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. उन रूल्स को ओबे करके तो कोई भी नाम आप दे सकते हो. एनी वैलिड आइडेंटिफायर नेम कैन बी योर फंक्शन. एंड यहाँ पे लास्ट में पैरामीटर्स जो हम लोग यहाँ से यहाँ पे वैल्यू भेज सकते हैं, सो वो पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन करें. रिमेंबर पैरामीटर्स जो है 1 और मोर, सॉरी 0 और मोर हो सकते हैं, 0 और मोर हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न वैल्यू 0 और 1 ही हो सकते हैं. एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता फंक्शन. पैरामीटर्स आप एक से ज्यादा भेज सकते हो, लेकिन रिटर्न आप एक ही वैल्यू कर सकते हो. गेटिंग इट? क्योंकि अगर एक से ज्यादा रिटर्न वैल्यू हो गया तो एक इंटीजर एक फ्लोट है, तो रिटर्न टाइप क्या गड़बड़ हो जाएगी. तो रिटर्न टाइप जो है एक ही, तो एक ही वैल्यू रिटर्न मैक्सिमम कर सकते हैं. एंड इन केस अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस रिटर्न टाइप वुड बी व्हाट क्या होगा? रिटर्न टाइप void. void होगा. अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा है, हम लोग लिखते हैं ना मेन के पहले पब्लिक स्टैटिक void main. So this is public static void main. Getting it? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. तो रिटर्न टाइप. एंड फिर फंक्शन की बॉडी, ये जो बॉडी वाला पार्ट है, ओवर हियर यू कैन राइट डाउन एनी कोड. जो कोड आपने अभी तक मेन में लिखे हैं, वो उस टाइप का कोई भी वैलिड जावा कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो. यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन भी चलेगा, फॉर लूप चलेगा, एक्सप्रेशंस चलेंगे, सब कुछ चलेगा. यहाँ से किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल किया हुआ चलेगा. सो यू कैन राइट डाउन एनी वैलिड जावा कोड ओवर हियर. सो दिस इज हाउ वी राइट डाउन अ फंक्शन. Is it clear? Yes, Function sir. कैसे Yes, लिखते sir. Yes, हैं? sir. Shall we take some examples of it now? Yes, Yes, sir. sir. फंक्शन लिखने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. ओके, छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. अभी जो फैक्टोरियल वाला किया था ना, उस टाइप का जो है एक एग्जांपल लेते हैं. सिंटैक्स याद रखना. ओके, सो क्लास फैक्टोरियल. अब इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक इंटीजर कैलकुलेट फैक्टोरियल ब्रैकेट में इंटीजर n, और फिर इसके अंदर इंटीजर i कॉमा आंसर इज इक्वल टू 1 फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू i. आई होप सो मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फैक्टोरियल का लॉजिक. ओके, एंड फिर लास्ट में रिटर्न आंसर. ये मैंने लिख दिया, खुद का फंक्शन है कैलकुलेट फैक्टोरियल. सोचो सिंटैक्स बराबर मैच हो रहा है क्या? एक्सेस स्पेसिफायर क्या है फंक्शन का? पब्लिक. सिंस आई वांट ओनली वन कॉपी, आई हैव क्रिएटेड स्टैटिक. रिटर्न टाइप क्या है? Integer. Integer. int. आप चेक कर सकते हो रिटर्न आंसर. सो ये फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करने वाला है? आंसर की वैल्यू. और आंसर कौन से टाइप का है? इंटीजर. ये मैच होना जरूरी है वरना एरर आएगा. ओके, सो इंट मैच हो रहा है. फंक्शन का नाम क्या है? कैलकुलेट फैक्टोरियल. एंड पैरामीटर एक ही पैरामीटर है, कौन से टाइप का? इंटीजर. और जिसको किस में कैच कर रहे हैं हम लोग? n में कैच कर रहे हैं. अब इस फंक्शन को अगर मुझे यूज करना है, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. इज दैट क्लियर? अब मैं लिखता हूं इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्ट ब्रैकेट में 5 एंड फिर एसओपी रिजल्ट. अब ये कैसे वर्क करेगा? अब सिंस मैंने यहाँ पे 5 डायरेक्ट लिखा है, आप यूजर से स्कैन करके वो भी पास कर सकते हो वैल्यू. ओके, Yes, sir. Yes, sir. यूजर से वैल्यू लेके फिर उसको पास कर सकते हो. अब ये वर्क कैसे करेगा? प्रोग्राम रन होगा कहां से स्टार्ट होगा? मेन से. Main. अब जैसे ही फंक्शन को कॉल किया, कर्सर यहां से यहां पे जाएगा, फंक्शन की बॉडी पे जाएगा. एंड जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू n में चली जाएगी. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5. फिर ये फंक्शन 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा एंड 120 रिटर्न 120, आंसर में 120. सो 120 रिटर्न करो और वो किस में आ जाएगा? रिजल्ट. Result. एंड फिर एसओपी रिजल्ट. इज दिस क्लियर? Ye- सिंपल सा प्रोग्राम. Yes, sir. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. एवरीबॉडी कुछ क्वेश्चंस पूछूं? छोटे छोटे क्वेश्चंस है. Yes, sir. Can you tell me the access specifier of the function calculate fact? Sir, public. 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 Okay. What is the return type of main? Integer.
integer. Main. What is the return type of main? No return type, sir. What is the return type of main? Void. It is void, Void. ना? Void. Yes, sir. Void. Main का return type void है ना, आदित्य? Yes, sir. Yes. हाँ, so ध्यान रखो, okay? What is the return type of calculate factorial? Int. Integer. Integer. How many copies of calculate factorial function would be created? 1. 1. One. Why? How can you justify your answer? Because we Sir, because we have declared static there. Because we have declared the function as static. So static function की कितनी copies बनती है? 1. 1. One copy बनती है. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. How many parameters does calculate factorial function takes? 1. Calculate factorial function कितने parameters ले रहा है यहाँ पे? 1, sir. One. Which one? Which one? N. उसका नाम क्या है? N. N. Is it clear? Yes, sir. Everybody, girls, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is how we write down a function. अब जो है any doubts इसमें function में कुछ doubts कुछ पूछना है? No, sir. सर वो Sure. SOP क्या है सर, वो RES? रिजल्ट एक दूसरा वेरिएबल है, नया वेरिएबल है जो आंसर की वैल्यू यहाँ से फंक्शन से रिटर्न करेंगे, उसको कहीं तो कैच करना पड़ेगा ना, तो हम लोगों ने उसको किस में कैच किया? रिजल्ट में. ओके सर. ओके, और फिर उसको यूज कर रहे हैं आगे. यस सर. इज दैट क्लियर? अब इसी प्रोग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो तो स्कैनर sc is equal to new scanner, sop enter the value of n, integer n is equal to sc dot next int, integer sum is equal to 0 for I is equal to 1, I is less than equal to n I plus plus. इसके अंदर answer is equal to ठीक है, answer is equal to calculate fact ब्रैकेट में I, sum is equal to sum plus answer. ओके, जरूरी कि ये वेरिएबल का नाम आंसर ही हो. I can take even result वेरिएबल result. ओके, डेफिनेटली उसको डिक्लेयर भी करेंगे. एंड फिर बाहर आके SOP sum. समझ में आ रहा है क्या प्रोग्राम? अभी क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में? n की वैल्यू अगर मैंने 5 दे दी, सम की वैल्यू 0, I की वैल्यू 1, is 1 लेस देन इक्वल टू 5. हाँ, कैलकुलेट फैक्ट फंक्शन कॉल किया और क्या पास किया? I की वैल्यू 1 है, सो 1 जाएगा n में, 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, जो भी आंसर आएगा दैट इज 1, वो रिटर्न आएगा किसमें? रिजल्ट में. फिर उसको सम में ऐड कर दिया. अब I प्लस प्लस I की वैल्यू 2, दोबारा कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया, लेकिन इस बार क्या पास किया? 2 पास किया, सो n में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. फिर 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, आंसर जो भी होगा दैट इज 2, वो रिटर्न करेंगे जो किसमें आ जाएगा? रिजल्ट में, उसको भी सम में ऐड कर दिया. फिर I प्लस प्लस I की वैल्यू 3, इस बार दोबारा कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया, लेकिन पैरामीटर क्या है? I दैट इज 3, सो n में 3 आ गया, 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ, आंसर 6 रिटर्न हुआ, रिजल्ट में 6 आ गया, सम में ऐड कर दिया. फिर 4, फिर 5. समझा क्या? Yes, sir. क्या ना, इसे अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम डेफिनेशन दिया था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल वाला, वही है क्या ये प्रोग्राम? Sir. Yes, sir. सो कैलकुलेट फैक्ट समझ में आ रहा है कि कैसे यूज हो रहा है फंक्शन कॉल? Yes, sir. कैसे Yes, यूज sir. करेगा ये समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. रिमेंबर, जरूरी नहीं है कि जो रिटर्न वेरिएबल आंसर है, आंसर अगर रिटर्न कर रहा है तो उसको रिटर्न आंसर में ही कैच करना है. देखो वेरिएबल का नाम अलग अलग है ना, यहाँ पे रिजल्ट है, यहाँ पे आंसर है. आंसर की वैल्यू किस में कैच हो रही है? रिटर्न में कैच हो रही है. गेटिंग इट? वैसे ही जो पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट फैक्टोरियल को, यहाँ पे क्या है? I, उसको किस में कैच कर रहे हैं हम लोग? N में. N. n में कैच कर रहे हैं. जरूरी नहीं है वेरिएबल का नाम सेम हो. ओके, यहाँ से वैल्यू जाने वाली है, I नहीं जाने वाला है. क्या जाने वाला है यहाँ से? I जो है उसकी वैल्यू जाने वाली है. इज दैट इट? जो भी करंट टाइम पे वैल्यू होगी I की, वो जाएगी और वो n में जाएगी. गेटिंग इट? सो वेरिएबल का नाम सेम होना जरूरी है, लेकिन
उनका डेटा टाइप सेम होना जरूरी है। Yes, sir. उनका डेटा टाइप सेम होना जरूरी है। इज इट क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. मैंने ये कहा सेम होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब सेम नहीं होना चाहिए ऐसा भी नहीं होता है। ओके, सेम Okay, रहा sir. तो भी चलता है, अलग रहा तो भी चलता है। ओके, Okay, sir. यहाँ पे n नाम के कितने वेरिएबल्स हैं? n नाम के कितने वेरिएबल्स है इस प्रोग्राम में? 2 वेरिएबल्स है क्या? यहाँ पे Yes, भी sir. n है और यहाँ पे भी n है। यस, 2 वेरिएबल्स है। एक ही नाम के 2 वेरिएबल्स परमिटेड है। ये n इस फंक्शन का है और ये n इस फंक्शन का है, चलेगा? यस चलेगा। आदित्य के नाम में भी a है और ईशान के नाम में भी a, चलेगा। आदित्य ने उसके नाम के स्पेलिंग में किसी ज्योतिष ने, एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि डबल ए लगा दो, आदित्य का स्पेलिंग डबल ए डी आई कर दो, तो जरूरी नहीं कि ईशान वो चीज फॉलो करे, जरूरी नहीं कि पार्थ जो है वो भी वो चीज फॉलो करे। सो एक n में किए हुए चेंजेस दूसरे n में रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। ये n मेन का है और ये n किसका है? कैलकुलेट फैक्ट का है। समझा क्या? Yes, sir. Yes, दोनों sir. अलग अलग है। इस n में किए हुए चेंजेस इस n में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, दोनों अपने अपने अलग अलग वेरिएबल्स। इज दैट क्लियर? Excuse me, sir. हाँ बोलो आदित्य। Sir, please can you show this on your PC? हाँ, Sir, can you show this one on your PC? मैं नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? Sir, I'll write it in the chat. सर वो बोल रहा है कि Training to PC में program on करके computer. पीसी पे करके देखना है क्या? Yes, sir. करके देखते हैं, कोई टेंशन नहीं, करके देखते हैं। दिख रहा है ब्लू जे विंडो? Yes, sir. So I label this as function 1. ओके, प्रोग्राम को क्या लेबल कर रहा हूँ? function 1. तो चेक करते हैं, कोड ट्राई करते हैं। कोड विंडो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I label this as function demo. ओके, फिलहाल एक सिंपल बनाते हैं जिसमें हम लोग यूजर से कुछ नहीं स्कैन करेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूटिल को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो पब्लिक क्या आएगा? स्टैटिक Void. इंटीजर कैलकुलेट फैक्ट इंटीजर n, ठीक है ना? फंक्शन लिख रहा है ना? इंटीजर i कॉमा आंसर इज इक्वल टू व्हाट? 1 फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। इसके अंदर क्या आएगा? आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू i, ठीक है? एंड रिटर्न आंसर। इज इट क्लियर ये फंक्शन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब क्या आएगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर क्या आएगा? हम लोग जो है इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्ट ब्रैकेट में 5। ओके, पहले शुरुआत में मैंने सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, आंसर इज इक्वल टू प्लस रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। इज दिस क्लियर? चलेगा ये से? Yes, sir. Yes, sir. सो कोई एरर्स नहीं है, No, sir. No, sir. ठीक है ना? तो अब जो है प्रोग्राम रन करते हैं। आउटपुट विंडो दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आ गया क्या आंसर इक्वल टू 120? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस और नो? गेटिंग द कोड? Yes, sir. Yes, sir. अभी यही कोड जो है हम लोग अभी जो सीरीज वाला किया था वही वाला करके देखते हैं। import java dot util dot star। इस बार मैं जो है util जो है उसको ले रहा हूं। अब इसके अंदर जो है स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर n इंटीजर n इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक? अब क्या? फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस।
ओके यहाँ पे ये आई अलग है तो इसलिए दोबारा डिक्लेयर कर रहा हूँ बिकॉज ये मेन का आई है। अब इसके अंदर इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू कैलकुलेट फैक्ट ऑफ आई। ओके, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0 कर दिया एंड अब इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, सम में ऐड करेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस व्हाट, रिजल्ट। फॉर लूप खत्म, आंसर को प्रिंट कर देते, सम को प्रिंट कर दिया। समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कंपाइल करके देखते हैं। If you want, we can even print the value of result. Okay, system dot out dot print ln ब्रैकेट में रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, मतलब हर बार फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और हर बार वो प्रिंट भी होगा। ओके, सो रन करते हैं फंक्शन का प्रोग्राम। आउटपुट विंडो दिख रहा है? Yes, sir. सो n की वैल्यू 5, चेक करो। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 24, 5 का 120 एंड सब का समेशन 153 आ रहा है बराबर। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस वुड बी योर कोड विंडो। चेक करो प्रोग्राम, समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोग्राम फंक्शन यूज करके कैसे वर्क करेगा? Yes, sir. Yes, sir. So that would be your functions. कैसे लिखना है फंक्शन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शंस ये दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉपीज। मैंने दो टाइप बताए थे। कौन से दो टाइप बताए थे कि कितनी कॉपीज? Static और instance. Static. गुड, स्टैटिक और Instance. इंस्टेंस फंक्शन, ऐसे दो टाइप बताए थे मैंने। ओके, अब कुछ रूल्स है ओके फंक्शंस से रिलेटेड, स्टैटिक इंस्टेंस से रिलेटेड। स्टैटिक फंक्शन जो है ना, स्टैटिक फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। क्या कर सकता है? डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। जैसे इस केस में मेन भी स्टैटिक है ना, Yes, sir. Yes, sir. और कैलकुलेट फैक्ट भी स्टैटिक है। Yes, तो sir. मेन ने कैलकुलेट फैक्ट को डायरेक्टली एक्सेस कर दिया, डायरेक्टली कर लिया, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्सेस किया। समझा क्या पहला पॉइंट? Yes, sir. स्टैटिक फंक्शन कैन Yes, sir. एक्सेस अदर स्टैटिक फंक्शंस Directly. डायरेक्टली। ओके, Yes, sir. Yes, दूसरा sir. पॉइंट, a static function okay cannot access instance function directly। okay, इंस्टेंस फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? अगर मैंने ये स्टैटिक वर्ड यहां से निकाल दिया तो मैंने क्या कहा था कि अगर स्टैटिक वर्ड नहीं है तो इन दैट केस वो फंक्शन क्या कहलाता है? Instance. Instance. इंस्टेंस फंक्शन कहलाता है। तो ये बन गया इंस्टेंस फंक्शन। अगर इंस्टेंस फंक्शन है और अगर मैं उसको स्टैटिक फंक्शन में से डायरेक्टली एक्सेस करूंगा, नहीं चलेगा। स्टैटिक फंक्शन कैन नॉट एक्सेस इंस्टेंस फंक्शन डायरेक्टली। Sir, समझा फिर क्या ये directly point? कैसे होगा? Yes, sir. ये पॉइंट याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, तो एक स्टैटिक फंक्शन में से इंस्टेंस फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट्स। थ्रू व्हाट? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? जैसे मतलब कैसे ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना, मतलब क्या करना एग्जैक्टली? लेट्स चेक इट आउट। ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना मतलब क्या करना? सो सबसे पहले ये जो क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे फैक्टोरियल f1 इज इक्वल टू न्यू फैक्टोरियल। समझा क्या ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ये तो आप लोगों ने सीखा है, स्कैनर के वक्त भी बनाया है आपने। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर। बनाया ना ऐसे? Yes, sir. Yes, So, sir. and फिर integer result is equal to f1 dot calculate fact ब्रैकेट में 5। हाँ, अब ये परमिटेड है। एक स्टैटिक फंक्शन इंस्टेंस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता है, डायरेक्टली नहीं कर सकता है। समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. ये रूल याद रहेगा। A static function can access instance function through the object of the class, through the object of the class।
I hope so it's clear. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So first rule क्या बताया मैंने? Sir, the static can access static directly. सही है बोलो आदित्य. The static function can access the static function directly. डायरेक्टली. लेकिन इसमें भी एक और पॉइंट. ओके, एक और छोटा सा पॉइंट. अगर वो दोनों सेम क्लास में हो तो, अगर वो दोनों सेम क्लास में है तो, सेम क्लास के है तो, सिंस ये कैलकुलेट फंक्शन फैक्टोरियल में है, मेन भी फैक्टोरियल में है, इसलिए डायरेक्ट कर पा रहे थे हम लोग. ओके, अगर सेम क्लास में है तो पहला रूल क्या बनता है? पहला रूल बनता है a static function can access other static functions of same class directly. समझा क्या? Yes, sir. सेम क्लास. सो दूसरा जो है रूल क्या बनेगा? A static function, okay, I'll write this word over here directly so that you will not come with it directly. A static function can access other static functions of different class through class name. Through what? Class name. समझा क्या ये रूल? Yes, sir. सोचो कि ये कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन जो है, कैलकुलेट फैक्टोरियल फंक्शन किसी दूसरे क्लास में है, XYZ क्लास में है. ओके, XYZ क्लास में. अब अगर मुझे यहां से उसको एक्सेस करना है तो मैं क्लास का नाम डॉट कैलकुलेट फैक्ट ऐसे करूंगा एक्सेस. A static function can access other static functions of different class through class name. Getting the second rule? Yes, sir. Yes, sir. I hope so it's sure, it's clear, दोनों rules. Yes, sir. Yes, sir. Static का static और of the same class and static का static of different class, दोनों clear हो गए. अब static के through instance, third rule. A static function cannot access instance function directly. Sir. Cannot access instance function directly. फिर वो चाहे सेम क्लास का हो, फिर वो चाहे किसी दूसरे क्लास का हो. स्टैटिक फंक्शन इंस्टेंस फंक्शन को, स्टैटिक फंक्शन कैनॉट एक्सेस इंस्टेंस फंक्शंस डायरेक्टली. तीसरा रूल. ओके, फोर्थ रूल क्या कहता है? स्टैटिक फंक्शन can access instance function through objects. Is that clear? Yes, sir. Through objects. फिर वो चाहे सेम क्लास का हो तो सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी दूसरे क्लास का हो तो उस दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना होगा. Getting it? Yes, sir. Yes, sir. So चारों रूल्स समझ में आए ये? Yes, sir. Sir, can you repeat the fourth one? Which one? So the fourth. Fourth one. A static function, okay, static function can access instance function only through objects. Directly तो accessible नहीं है. अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट बना के फिर एक्सेस करोगे, जैसे अभी हम लोगों ने किया था ना. ये ऑब्जेक्ट बनाया फैक्टोरियल क्लास का. Yes. एंड फिर उसके थ्रू एक्सेस किया था हम लोगों ने. Yes, sir. सो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. लिख लिया क्या चारों रूल्स? Yes, Yes, sir. sir. ओके, ये रूल्स आप लोगों ने ऑलरेडी यूज किए हैं बहुत बार पहले, सिर्फ आप लोगों को पता नहीं है, बाकी आप लोगों ने यूज किए. जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको स्क्वायर रूट फंक्शन यूज करना था तो आप क्या करते थे? कैसे यूज करते थे स्क्वायर रूट फंक्शन को? Math.sqrt. मैथ डॉट स्क्वायर रूट बराबर है, ऐसे यूज करते थे. Yes, sir. तो यहाँ पे सेकेंड रूल आता है, देखो. A static function, square root is a static function.
ओके, स्टैटिक फंक्शन, और मेन में से एक्सेस कर रहे हैं हम लोग, मेन भी स्टैटिक है, सो स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस अदर स्टैटिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास। मेन हमारे क्लास का स्टैटिक फंक्शन, स्क्वायर रूट मैथ क्लास का स्टैटिक फंक्शन है, सो हमारे क्लास के स्टैटिक फंक्शन से किसी दूसरे क्लास के स्टैटिक फंक्शन को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. sir. एंड हाँ Yes, sir. Yes, yes. हाँ, डिफरेंट क्लास थ्रू क्लास नेम। सो हम लोगों ने क्लास नेम के थ्रू एक्सेस किया था क्या स्क्वायर रूट को? मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऐसे किया था ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये सेकंड वाला रूल आ रहा था, समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अनदर रूल, ये फोर्थ वाला रूल जो है, फोर्थ वाला रूल कहाँ पे अप्लाई हम लोगों ने यूज किया है? स्कैनर क्लास में। नेक्स्ट इंट वाला जो फंक्शन है स्कैनर क्लास का, वो इंस्टेंस फंक्शन है। कौन सा टाइप का फंक्शन है वो? Instance. इंस्टेंस फंक्शन है। सोचो, हम लोग मेन जो लिख रहे हैं, मेन के अंदर हमारा मेन स्टैटिक है, सो स्टैटिक फंक्शन के थ्रू स्कैनर क्लास के इंस्टेंस फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूं। हमारे क्लास का जो स्टैटिक फंक्शन है मेन, उसके अंदर हम लोग किसी दूसरे क्लास का इंस्टेंस फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, किसी दूसरे क्लास का इंस्टेंस फंक्शन। सो स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस इंस्टेंस फंक्शन ऑफ एनी क्लास थ्रू व्हाट? Object. थ्रू ऑब्जेक्ट्स ना? Yes, sir. Sir, through तो object. इसलिए हम लोग नेक्स्ट इंट फंक्शन कैसे एक्सेस कर रहे थे? सोचो, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, sc ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर sc डॉट ऐसे करते थे ना? Yes, sir. सो यहाँ पे फोर्थ वाला रूल यूज हो रहा था नेक्स्ट इंट के केस में। इज इट क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? No, No, sir. sir. No, Clear. sir. क्यों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब यही रूल्स, वैसे ही सिमिलर रूल्स, लेकिन इंस्टेंस फंक्शन के लिए। ये तो स्टैटिक फंक्शन के रूल्स हो गए, अब इंस्टेंस फंक्शन के रूल्स। ओके, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, इंस्टेंस फंक्शन के रूल्स। पहला रूल कहता है, इंस्टेंस फंक्शन कैन एक्सेस static function of same class directly. Instance function can access static function of same class directly access कर सकता है। इंस्टेंस फंक्शन जो है वो क्या कर सकता है? समझा गया ये पॉइंट? इंस्टेंस फंक्शन Yes, कैन sir. एक्सेस स्टैटिक फंक्शन ऑफ सेम क्लास डायरेक्टली। इंस्टेंस फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास थ्रू क्लास नेम। थ्रू व्हाट? क्लास नेम। थ्रू क्लास नेम। अगर दूसरे क्लास के स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करना है तो क्लास नेम के थ्रू करेंगे हम लोग। ओके, डायरेक्टली नहीं करेंगे। सेम क्लास के स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं। इज दिस क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेंस फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लास थ्रू क्लास नेम। थर्ड रूल, इंस्टेंस फंक्शन कैन एक्सेस इंस्टेंस फंक्शन ऑफ सेम क्लास डायरेक्टली। And fourth rule says instance function can access instance function of different class through objects. So एक क्लास का इंस्टेंस फंक्शन उसी क्लास के दूसरे इंस्टेंस फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है उसी क्लास के, लेकिन अगर किसी दूसरे क्लास के इंस्टेंस फंक्शन को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये थे आपके इंस्टेंस फंक्शन के रूल्स एंड स्टैटिक फंक्शन के रूल्स। तो हरदम याद रखना कि आप जो है ये रूल्स ओबे करके उसको एक्सेस करना है। जैसे अगर मैंने इस फंक्शन को इंस्टेंस बना दिया, स्टैटिक नहीं बनाया मैंने, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे स्टैटिक वर्ड लिखा होता
तो इन दैट केस मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता था, क्योंकि ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है मेन, तो एक स्टैटिक फंक्शन दूसरे स्टैटिक फंक्शन और वो भी सेम क्लास के, तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते। अगर ये फंक्शन किसी दूसरे क्लास में होता और स्टैटिक होता तो हम लोग लिखते थे क्लास नेम डॉट फंक्शन नेम। अगर दूसरे क्लास में है और इंस्टेंस है तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Excuse me, Yes, sir. sir. एनी डाउट्स? ये रूल्स समझ में आ रहे हैं सर? Excuse Yes, me, sir. Yes, sir. Sir, हम्म, so what is the difference between the first and third one? pardon? So difference between the first and the third one. कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्टैटिक और इंस्टेंस इतना ही डिफरेंस है। मतलब क्या? इंस्टेंस फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक फंक्शन ऑफ द सेम क्लास डायरेक्टली। आप इन फर्स्ट एंड थर्ड वन को मर्ज भी कर सकते हो। इंस्टेंस फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक एंड इंस्टेंस फंक्शन ऑफ द सेम क्लास डायरेक्टली। Okay, sir. समझा क्या? फर्स्ट एंड थर्ड Yes, वन sir. को मर्ज भी कर सकते हो कि इंस्टेंस फंक्शन उस क्लास के किसी भी फंक्शन को, फिर वो चाहे इंस्टेंस फंक्शन हो स्टैटिक हो, सबको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है इंस्टेंस फंक्शन। Yes, sir. एनी डाउट्स यहाँ तक? No No, doubt, sir. sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. तो ये था आपका फंक्शंस जो है कैसे क्रिएट करते हैं, ये समझ में आया फंक्शंस? Yes, sir. Yes, sir. We need Yes, to sir. write जो है प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स स्टडी करेंगे और फिर जैसे ये प्रॉपर्टीज स्टडी की है हम लोगों ने, वैसे ही और भी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। ओके, ये प्रॉपर्टीज इतने डीप में नहीं है आप लोगों को सिलेबस में, जितने मैंने ये चार लिख के बताया ना, इतने डीप में नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना ही पॉइंट कहा है कि स्टैटिक फंक्शन को अगर एक्सेस करना है क्लास नेम के थ्रू करो, एंड इंस्टेंस फंक्शन को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू करो। बस इतना ही प्रॉपर्टी दिया है। समझा क्या पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. क्या पॉइंट दिया है? स्टैटिक फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो क्लास नेम के थ्रू, एंड इंस्टेंस फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू। दैट्स इट। इतना ही प्रॉपर्टी दिया है, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन उसके सब पॉइंट्स है तो मैंने आपको पूरा बताया है, बट हाँ आप इतना भी अगर दिमाग में रखोगे तो भी चलेगा 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। स्टैटिक फंक्शंस कैन बी एक्सेस थ्रू No, sir. static Which is function. correct. Now coming back to the point, ये इतना पॉइंट याद रहेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Static functions can be accessed through Class Class name. name. Class name. and instance functions can be accessed through. Object. Objects. How to create instance functions? How to create instance functions? Sir, first we have to declare. हाँ? इंस्टेंस फंक्शंस कैसे बनाते हैं हम लोग? चलो स्टैटिक फंक्शन कैसे बनाते हैं ये बता दो। Directly. बाय यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक। Yes, sir. sir. Yes, sir. और इंस्टेंस फंक्शंस कैसे बनाते हैं? So by using By- keyword. बाय रिमूविंग द कीवर्ड स्टैटिक, नॉट बाय गिविंग द कीवर्ड इंस्टेंस। इंस्टेंस ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जावा। सर अगर दे दिया तो एरर आएगा? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो कीवर्ड ही नहीं है। Okay, sir. ओके, सो वो कहेगा ये क्या अनडिफाइंड सिंबल बताएगा वो। ओके, कैन नॉट रिजॉल्व द सिंबल। सो अगर ये याद रखना, नहीं तो एग्जाम में लिखोगे कि स्टैटिक फंक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड स्टैटिक एंड इंस्टेंस फंक्शंस आर क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड इंस्टेंस। हाउ वाज इंस्टेंस फंक्शंस क्रिएटेड? Sir, By by removing removing the static static. keyword. Static That's keyword. it. By not giving the static keyword. And how static? Static keyword देने से। Okay? Yes, Yes, sir. sir. कुछ और प्रोग्राम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Yes, sir. Okay, sir. Okay, Yes, sir. sir. We'll stop.